फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू दिस वीकली प्रोग्राम। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन पर जो फैक्टर्स अभी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ब्रीफली चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और प्लस कुछ कपल ऑफ स्टॉक्स जो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स दे सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म। सो लेट्स गो। तो करेंटली ये जो अपने फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे मार्केट को, सबसे पहला है तो कोविड का रिबाउंड जो देखने को मिला अभी रिसेंटली। ये सेकेंड वेव ये मार्केट की दिशा तय करेगी अभी शॉर्ट टर्म में। हालांकि दूसरे देशों में जहाँ पर भी सेकेंड वेव आई है वहाँ पर वो सबसाइड हुआ है अराउंड 2 से 2.5 महीने के टाइम फ्रेम में। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी कुछ वैसे रिजल्ट्स देखने को आएंगे और तब तक मार्केट हमारा इस फैक्टर से इम्पैक्ट होता रहेगा। दूसरा जो फैक्टर है इसमें यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये जैसा हम चार्ट पर देखेंगे ये सडनली स्पाइक हुआ था, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में गिरावट आई थी थोड़े दिन पहले। लेकिन अब ये थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और अगर ये स्टेबल रहता है तो फिर ये फैक्टर हमारे लिए एक ज़्यादा चिंता का विषय नहीं रहेगा। पर अगर ये फर्दर ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स पकड़ता है तो फिर अगेन हमें अपने मार्केट्स में गिरावट देखने को मिलेगी। ये बॉन्ड यील्ड का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो हमारे मार्केट पे आता है, बिकॉज जो पैसा बाहर से आ रहा है हमारे मार्केट्स में उसका फ्लो कम हो जाता है इसकी, अगर ये बढ़ता है तो। सिमिलरली एक और जो फैक्टर है हमारा डॉलर इंडेक्स, ये डॉलर की वैल्यू अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ करेंसीज को दिखाता है। ये भी पिछले दिनों में आप देखेंगे तो स्पाइक हुआ था। ये एक कैंडल एक वीक को दर्शाती है, तो ये एक हफ्ता है। एक कैंडल का मतलब एक हफ्ता। तो पिछले वीक्स में ये ऊपर गया था, अब थोड़ा कूल डाउन होके स्टेबल हुआ है। पर अगर अगेन उसने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पकड़ी तो दैट विल बी नेगेटिव फॉर आवर मार्केट्स। सो वी हैव टू वॉच दिस क्लोजली। देन वी कम टू द इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आप अगर देखेंगे तो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक बार चार्ट है। तो मंथ ओवर मंथ ये थोड़ा थोड़ा करके इंच अप हो रहा है, और सडनली ये लास्ट मार्च के महीने में एकदम 7.39 का इसने फिगर टच कर लिया, जो कि एक्चुअली आरबीआई का जो रेंज है 2% to 6% का इंटरेस्ट रेट का, उसके ऊपर निकल गया है। और इसके मेजर फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है पेट्रोलियम एंड कमोडिटीज़, जैसे स्टील एंड सीमेंट। तो ये बहुत चिंता का विषय हो सकता है अगर ये कूल डाउन नहीं होता है या और फर्दर आगे बढ़ता है। ये बढ़ने का मतलब कि गवर्नमेंट को, आरबीआई को रेट्स बढ़ाने के लिए एक स्टेज के बाद मजबूर होना पड़ेगा। राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जो हमको इम्पैक्ट कर रहा है। ये इंटरनेशनली बढ़ रही है कमोडिटी प्राइसेस, और ये अपनी एक महंगाई का एक लेवल हमारे इकोनॉमी में बढ़ा रहा है। पिछले 6 महीनों के अंदर में 40, 50, 60% तक प्राइसेस बढ़ी हैं, जिसमें ख़ास तौर से जो हमारे इम्पैक्ट करने वाले जो कमोडिटीज़ हैं जैसे स्टील है, सीमेंट है, इवन एग्री कमोडिटीज़ है। तो ये पूरा राइज जो कमोडिटी प्राइस है ये एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हमारी इकोनॉमी में, जो हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। हमारे गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ा सकता है, जिससे कि हमारी फिस्कल डेफिसिट इम्पैक्ट होगी, और हमारी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि वंस द इंटरेस्ट रेट्स गो अप दैट विल हैव ए डायरेक्ट
negative bearing on the growth. So this is something which has to be watched very closely. फिर हम आते हैं हमारे जो FII और DII के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी खरीद फरोख्त कैसी हो रही है मार्केट के अंदर। तो अभी इस महीने में FIIs एज ऑफ नाउ अप्रैल के महीने में नेगेटिव हैं, हालांकि पिछले 6-7 महीने से वो पॉजिटिव चल रहे थे, पर अब जाकर ये नेगेटिव फिगर्स आई है। दो इट इज़ नॉट वेरी लार्ज, अभी बहुत बड़ी फिगर नहीं है, पर फिर भी वी हैव टू वॉच इट केयरफुली, बिकॉज इफ इट इंक्रीजेज, द सेलिंग इंक्रीजेज बाय FII, it will definitely have a negative impact on the Indian markets. Then we come to the overseas markets. Overseas markets आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर एट ऑल टाइम हाई। US के जो मार्केट्स हैं, डाउ जोन्स और नैस्डैक, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयर्स का इसमें ज़्यादा वेटेज है, ये दोनों वीक दर वीक, एक 1 कैंडल इज इक्वल टू 1 वीक, हर हफ्ते के हिसाब से ये लोग नया हाई बना रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग अगेन, हमारा मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से डिकपल हो गया। अभी हमारा मार्केट इंटरनेशनल क्यूज़ को नहीं ले रहा है, और अभी कोविड के क्यूज़ पर वो चल रहा है, कोविड के हिसाब से वो अपनी दिशा जो है तय कर रहा है। देन वी कम टू US डॉलर एंड इंडियन रुपी, जो हमारा एक्सचेंज रेट है, ये अगेन इट हैज शॉट अप। आप जिस कैंडल से देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल बड़ी वाली, ये एकदम से शूट अप कर गया था, 73 लेवल से 75 क्रॉस कर गया था, थोड़ा सा कूल डाउन यहाँ पर हुआ है। सो लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। अगर ये बढ़ता है, यानी कि इंडियन रुपी वीक होता है, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा हमारे IT कंपनीज़ पर नेगेटिव होगा हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी जो हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, जो भी हम चीज़ें मेजर इंपोर्ट करते हैं, वो हमारी महंगी हो जाएंगी। तो इट विल बी ए ओवरऑल नेगेटिव फैक्टर फॉर अस। फिर प्रोजेक्शन जो आया है रेन्स का, ये पॉजिटिव आया है। तो एक नॉर्मल मानसून का एक्सपेक्टेशन बताया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, एंड विच इज़ गुड, बिकॉज हमारा जो फ़िलहाल अभी जो एग्री सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर इनकम लेवल्स बहुत अच्छे हैं, और अगर ये आगे भी परफॉर्म करता है तो ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, उसको सपोर्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो दिस इज़ ए वेरी पॉजिटिव फैक्टर। फिर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। जो अभी जो रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, हमारा क्वार्टरली और एनुअल दोनों रिजल्ट अब कंपनीज़ के आने लगे हैं। तो इसमें IT कंपनीज़ के रिज़ल्ट पहले आए हैं, और उसके अलावा बैंकिंग में HDFC बैंक का रिज़ल्ट आया है। HDFC बैंक ने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, 18% इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। हालांकि इन्होंने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया, बिकॉज दे वांट टू कंजर्व मनी फॉर दिस कोविड स्पेक्टर। IT कंपनीज़ ने भी अच्छे रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं, तो उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट सीज़न अच्छा होगा। हम क्लोजली वॉच करेंगे। अब जो आने वाली कंपनीज जैसे नेस्ले है, ये अभी ट्यूसडे को इसका रिज़ल्ट आने वाला है, और भी जो कंपनीज़ के रिज़ल्ट आएंगे, तो हम लोग क्लोजली वॉच करेंगे कि उनके मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, और दूसरा उनका मार्केट शेयर एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं। ये 2 फैक्टर्स देखने लायक होंगे। अगर वो होता है तो इन कंपनीज़ का वैल्यूएशन और बढ़ेगा। GST कलेक्शन अगेन इट इज़ ऑन ए बेटर नोट। करीब 1.25 लाख करोड़ का पिछली बार मार्च का फिगर्स आए, तो ये भी वॉच करने वाली चीज़ होगी आगे भी, कि अगर ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है तो इट विल बी ए बिग पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी। लास्टली जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो हमारा टारगेट है, करंट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 1.75 लाख करोड़ पर उसको सेट किया है। ये गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ ए मैक्रो फैक्टर जिसको आपको गोइंग फॉरवर्ड वॉच करना है, क्योंकि अगर ये टारगेट अगर पिछड़ते हैं, जैसे पिछले साल हम जो टारगेट था 2 लाख करोड़ से ऊपर का, उसका 5-10% भी नहीं कर पाए हैं, तो अगर इस साल भी अगर ऐसा होगा तो फिर ये इसका इम्पैक्ट आएगा हमारे फिस्कल डेफिसिट पर और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एक टाइट कॉर्नर में वो लाकर खड़ा कर देगा। सो आफ्टर दिस फैक्टर्स जो हमारे इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन पर नज़र रखने के अलावा हम बात करेंगे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर।
निफ्टी का ये अगेन ये वीकली चार्ट है, एक बार इज इक्वल टू 1 वीक। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डाउनवर्ड स्लोप लेके ये चल रहा है। और पिछले 2 हफ्ते अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, ये इन्होंने जिसको हम कैंडल स्टिक की भाषा में कहते हैं डोजी। डोजी मीन्स इनडिसीजन, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो ये डोजी बनाया है 2 वीक्स पे, और नेचुरल है क्योंकि कोविड के सिनेरियो में मार्केट डायरेक्शन नहीं ले पा रहा। लेकिन 1-2 चीज़ें जो क्लियर हैं कि मार्केट ने ये 3 हफ्ते में ये यहाँ पर इस जगह सपोर्ट लिया, बार बार 3 बार इस जगह पर आके सपोर्ट लिया है इस लाइन पर, जो कि 14,250 के पास। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आया है। और अगर ये कोविड की छाया थोड़ी कम होती है, ये डाइल्यूट होता है इसका थ्रेट, और चूँकि हमारे बाहर के मार्केट्स के क्यूज़ अच्छे हैं और हमारा जो बाकी डाटा भी है वो अच्छा है, अभी हम देखेंगे, तो अगर ये ऐसा कोविड का छाया कम होती है तो फिर ये निफ्टी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो हमारा 15,431 पे था, उसको भी हम तोड़ सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल निफ्टी एक कॉइलिंग स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, एक कॉइल हो रहा है, अपने अंदर स्ट्रेंथ वो इकट्ठी कर रहा है। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो शुरू होगा, ये अपने को अनलीश करेगा। दिस इज़ द असेसमेंट। बाकी जो डाटा है आप देखिए वो भी पॉजिटिव है। जो क्लोजिंग हमारा जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो 1.6 है, यानी 16 स्टॉक बढ़े हैं 10 स्टॉक गिरने वालों के मुकाबले। हमारा जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो अभी हमारा 14,521 पर है, जबकि हमारा अभी इंडेक्स उससे ऊपर है। हमारा इंडेक्स अभी 14,617 पर है, तो वीवैप से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारा पुट कॉल रेशियो वीकली में भी और मंथली में भी 1 से ऊपर है, जो दिखाता है कि पुट राइटर्स ने अभी फ़िलहाल डोमिनेट किया हुआ है। हालांकि बहुत एक्सट्रीम डोमिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पुट राइटर्स ज़्यादा। RSI हमारा न्यूट्रल है, और विक्स हमारा अभी 20.40 पर बंद हुआ है, विच शोज़ कि अभी फियर फैक्टर नहीं है मार्केट के अंदर। अगर फियर फैक्टर होता तो ये कहीं ज़्यादा होना चाहिए था विक्स। कमिंग टू बैंक निफ्टी, अगेन इट इज़ इनडिसाइसिव। दो बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर कमज़ोरी ज़्यादा है, और लॉजिकली भी है, क्योंकि अगर कोविड का छाया बढ़ती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा उसका इकोनॉमी पर आएगा, तो बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा उससे। तो इसीलिए बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी निफ्टी को, ब्रॉडर मार्केट को। पर उसका पैटर्न वही है, वो भी लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है वीकली चार्ट्स पे। और अभी उसने यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है 30,600 पर। जब तक 30,600 मेंटेन्ड है, अपसाइड की कभी भी बाउंस हमको मिल सकती है, और हमारा अपसाइड का जो पहला टारगेट है वो 33,200 पर है। इस बैंक निफ्टी में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बैलेंस्ड है, यानी 1 का, दैट्स ए पॉजिटिव। देन वीवैप जो हमारा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो अभी 31,608 पर है, जो हमारे करंट प्राइस से नीचे है, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। हालांकि जो मूविंग एवरेजेस हैं 10 पीरियड के और 20 पीरियड के, उससे हम अभी नीचे चल रहे हैं। पर ये कैचअप जब चलता है तो हम पहले मूविंग एवरेजेस को पकड़ते हैं। जब ये रिबाउंड आएगा इसके अंदर, तो पहले ये मूविंग एवरेजेस को पहले वो क्रॉस करेगा, और उसके बाद वो हमारा जो ये टारगेट है 33,200 का, वहाँ तक पहुँचेगा। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से थोड़ा वीकनेस दिखता है, क्योंकि वो 1 से कम है, यानी कि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, पुट राइटर्स कम हैं। दिस इज़ अ नेगेटिव फैक्टर फॉर बैंक निफ्टी। RSI न्यूट्रल है, और विक्स जो है वो काफ़ी कम है रिलेटिवली स्पीकिंग, फियर फैक्टर नहीं दिखा रहा है। सो दीज वर द बेसिक coordinates of the market currently in the last week. In the coming week, what we expect, we come to the last section of this presentation, which is the stocks which we have on radar as high probability trades. Out of that, we have identified two stocks. One is Jubilant Food and the other one is Nestle.
Jubilant Food is currently at 2820. The target is 2925. First target and second target 3000. The time frame is 3 days to 3 weeks. Here we can deploy two kind of strategies. One is we can straight away go to buy the stock. So the fund involved will be as per what quantity you are buying. The other strategy is those who deal in futures and options. With a very low capital, you can create a spread, a debit spread. So you buy a 2800 call and sell a 2900 call. The approximate margin required will be 30,000. We have to exit as a stop loss if the spot price of the stock reaches 2775 in both cases. Otherwise, our target remains 2925 and 3000. But the option spread we should not carry more than a week, because the theta decay will be there, which will work against us. The other stock is Nestle, with the current market price is 17,252, with the target of first target is 17,800, the second target 18,300. The time frame is same, 3 days to 3 weeks, and we have to go with the stop. Stop loss is 17,145 on the closing basis. So friends, this is all in today's presentation. We will meet every Sunday with similar presentation where we will discuss the current market situation. And apart from that, I also plan to bring to you a few videos for the new entrants in the markets, people who have entered the market in last 1.5 years. This market has a way of recovering a sort of school fee from such people. Anybody who enters the market without any understanding of it, without training or a mentorship, is bound to pay some school fee to the market by losing his capital, his or her capital. My objective is to provide a very reliable and a hands-on nuts and bolts method for these new joiners, so that they don't either lose money or they don't lose big time, and they can aspire to become a consistently profitable investor as well as a trader. What is the difference between investor and trader, I will deal with in those videos, and I'm sure that you are going to find it very useful. So that's all for today. My request, kindly subscribe to this channel and press the bell icon so that you get the alerts whenever a new video is uploaded. And keep watching. Thank you so much. Good night.